हेलो स्टूडेंट, अपने अब बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.5 के बेसिक के बारे में। ठीक है, 12th क्लास के 4.5 के बेसिक के बारे में यानी एडजॉइंट ए के बारे में अपने अब बात करने जा रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सपोज आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो ये आपको एक मैट्रिक्स दी जाती है। अब उसने पूछा है सबसे पहले आपको एडजॉइंट ए निकालना आना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए क्या होगा? एडजॉइंट ए निकालने का फॉर्मूला होता है ट्रांसपोज ऑफ इन सारों के कोफैक्टर निकालने के बाद, जैसे इसका कोफैक्टर आ गया ये, इसका कोफैक्टर A12, इसका कोफैक्टर A13, इसका कोफैक्टर 21, इसका कोफैक्टर 22। तो ऐसे इन सारों का कोफैक्टर निकालने के बाद अगर अपने इसका ट्रांसपोज कर दें, क्या कर दें? ट्रांसपोज कर दें, तो वो होता है इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए। क्या होता है? एडजॉइंट ए। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब आप समझते हो, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करने के बाद तो ये बन जाता है इसका ट्रांसपोज। जैसे मैं इसको चेंज कर रहा हूं, A11 A12 A13 को रो में है तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कॉलम में। ये भी रो में है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं कॉलम में। ये भी रो में है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं कॉलम में। तो ये होता है क्या? एडजॉइंट ऑफ ए। यानी किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना क्या होता है? उसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दीजिए। ठीक है, अब इसकी कुछ थ्योरम है, 5 थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है? फर्स्ट थ्योरम ये बोलती है ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए हमेशा क्या आएगा? ए का डिटरमिनेंट इंटू आई आएगा। क्या आएगा? ए का डिटरमिनेंट इंटू आई। ये अपने को प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो, ए अपने पास ये है, इसको मल्टीप्लाई कर दो एडजॉइंट ए से। देखो मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, ए इंटू एडजॉइंट ए। ए की वैल्यू क्या है ये देखो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इसके एडजॉइंट ए से। ये है इसका एडजॉइंट ए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया? इसके एडजॉइंट ए से अपनों ने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई करना आता ही आपको। ये 3 इंटू 3 का है, ये भी 3 इंटू 3 का है। कैसे करेंगे? 3 इंटू 3 की बनेगी, इसको कर दो इससे मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा? A11 A11 A12 A12 A13 A13। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A11 A21 A12 A22 A13 A23। ठीक है, और लास्ट देखो क्या आएगा? लास्ट इसमें आपको दिखेगा नहीं, देखते हैं। चलो लास्ट मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो लास्ट वाले से। A11 A31 A11 A31 A12 A32। कैपिटल है।
32 प्लस A13 A33। तो यहां तक क्लियर है सबको? फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो नेक्स्ट, अब सेकंड रो को कर दो फर्स्ट कॉलम से A21 A11 A11 A22 A12 A23 A13, फिर A21 A21 A22 A22 A23 A23, फिर A21 A31 A22 A32 A23 A33। ठीक है, लास्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो सारों से A31 A11 A32 A12 A33 A13 A31 A21 A32 A22 A33 A23। ठीक है, और लास्ट क्या आएगा बताइए? लास्ट आएगा अपने पास A31 A31 A32 A32 A33 A33। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई कर दिया A इंटू एडजॉइंट A। ठीक है, अब आप देख रहे हैं मैंने आपको बताया था लास्ट एक्सरसाइज में, अगर किसी एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है हमेशा डिटरमिनेंट A। क्या आता है? यानी इसकी वैल्यू निकल जाती है। अगर इसी एलिमेंट को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस आगे ऐसे, यानी उसी रो को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है। और अगर अनदर से करते हैं, जैसे ये A11 है बट ये सेम नहीं आ रहा, तो वो हो जाता है 0। A11 है बट ये सेम नहीं आ रहा, ये हो जाता है 0। A21 है बट ये सेम नहीं आ रहा, ये होता है 0। ये देखो ये सेम आ रहे हैं, तो ये बन जाता है डिटरमिनेंट A। फिर ये अलग अलग आ रहे हैं 0, ये अलग अलग आ रहे हैं 0, ये अलग अलग आ रहे हैं 0, ये सेम आ रहे हैं, तो ये बन जाता है डिटरमिनेंट A। ठीक है, तो ये रूल लग रहा है, बस इसमें ध्यान रखना। अगर वही एलिमेंट आए और उसी का कोफैक्टर आए तो वो होता है क्या? डिटरमिनेंट A। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। और अगर अनदर आए तो वो होता है 0। अब इसमें से कॉमन आ जाएगा A का डिटरमिनेंट, क्या बचेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसको लिखते हैं A का मोड इंटू I। तो ये इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला था भी, A इंटू एडजॉइंट A की जो वैल्यू होती है वो मोड ऑफ A इंटू I होती है। तो ये आपकी पहली थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलता है? नेक्स्ट थ्योरम ये बोलता है A और B नॉन, पहले तो आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में पता होना चाहिए। सिंगुलर क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है। अगर किसी का डिटरमिनेंट, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है तो उसको बोलते हैं सिंगुलर। ये थ्योरम 2 के बारे में अपने पढ़ेंगे, पहले डेफिनेशन है। अगर A का डिटरमिनेंट 0 आता है तो होता है सिंगुलर। अगर A का डिटरमिनेंट नॉट 0 आता है तो होता है नॉन सिंगुलर। क्या होता है? नॉन सिंगुलर। अब थ्योरम 2 क्या बोलती है? अगर A और B नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर है तो AB और BA भी क्या होंगे? नॉन सिंगुलर होंगे। बहुत अच्छी बात है। B भी बोल रहा है A भी नॉट इक्वल 0 है, B भी नॉट इक्वल 0 है, तो AB भी क्या होगा? नॉट इक्वल 0 होगा। तो ये आप करके भी देख सकते हैं, ध्यान रखना। यानी A का डिटरमिनेंट भी 0 नहीं आ रहा, B का डिटरमिनेंट भी 0 नहीं आ रहा, इट मीन AB का डिटरमिनेंट भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम 3 क्या बोलती है?
ये सेकंड थी। थ्योरम थर्ड ये बोलती है द डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट, यानी अगर आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखे हों तो या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका डिटरमिनेंट निकाल लो या इन दोनों का अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो ये है थर्ड थ्योरम, यानी किन्हीं भी दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई जो होता है, यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकाल दो या अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। और फोर्थ थ्योरम क्या बोलती है, A square matrix A is invertible if and only if A is non-singular matrix। ये थ्योरम फोर्थ बोलती है A इन्वर्टिबल तभी होगा जब A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है A की वैल्यू नॉट इक्वल 0 आए। किसके इक्वल 0 आए? नॉट इक्वल 0 आए। ठीक है, तो देखो ये अपने कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब आपको ध्यान होना चाहिए, देखो ए बी इक्वल टू क्या होता है, आई। क्या होता है, देखो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, ये आप याद रखिएगा, एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट। क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये आया कैसे फॉर्मूला, ये मैं अभी प्रूफ करके दिखाता हूं। लेट करते हैं बी, इनवर्स निकालना है। लेट ए का जो इनवर्स है वो बी है। क्या है, बी। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे आई आना चाहिए। जैसे मान लो एक्स का इनवर्स जो होता है वो 1 अपॉन एक्स होता है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 1। बट मैट्रिक्स में आई आता है। क्या आता है, मैट्रिक्स में आई आता है, ध्यान रखिएगा। तो मैट्रिक्स में आता है आई। अब देखो आगे, यहां से देखो ए बी का मैग्नीट्यूड जो है, मैंने आपको बताया क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड अभी अपने कर चुके हैं। ए बी का जो मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड। ये अभी आपको करके बताया था मैंने अभी। अब यहां से देखो, अब देखो ए बी का जो डिटरमिनेंट है वो आई है। ठीक है, तो अब देखो ए बी इक्वल टू आई है, क्योंकि ए और बी जो है वो ए का इनवर्स है, तो ए बी का मल्टीप्लाई आई होएगा। अब दोनों ए बी का डिटरमिनेंट क्या होता है, मैंने अभी बताया था, ए का डिटरमिनेंट बी का डिटरमिनेंट, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई का, क्योंकि ए बी की वैल्यू आई के इक्वल है। और आई का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए क्या करा रहा हूं, आपने अभी मैंने फर्स्ट थ्योरम आपको प्रूव करके बताई थी, बी ए इंटू एडजॉइंट ए, या इसकी वैल्यू क्या होती है, ए का मोड इंटू आई होती है, तो ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन ए का मोड इक्वल टू क्या हो गया, आई। तो देखो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद, देखो क्या आ रहा है, ए बी इक्वल टू आई था, ए बी इक्वल टू क्या था, आई। तो ए बी अगर इनवर्स है तो ये भी, ए को अगर किसी से मल्टीप्लाई करने पे आई आ रहा है और ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे भी आई आ रहा है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, ये होगी क्या नहीं होगी, तो बी की वैल्यू हो जाएगी ए एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट, और बी को लिखते हैं उसका इनवर्स। तो ऐसे आता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये किसी भी वैल्यू का, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है। और ए नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ए की वैल्यू अगर 0 रख दी तो इनवर्स अपने फाइंड ही नहीं कर सकते, इसलिए इन्वर्टिबल तभी होगा जब ए क्या होगा, नॉट इक्वल 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक था, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।